Hello children, welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar. Uh, Today I would like to discuss about physics chapter for a 10th class student. Actually, most of student ask to me that why should you not prepare a fantastic video for the reflection of light. Okay, so I decided that it would be. So I also have a lot of experience and knowledge, so I share with this knowledge with my student to improving the knowledge, and also I would like to improve the result of my 10th class children. So children, first of all, welcome back to new quantum classes and best of luck for your great future. And before going any other thing, we have to think smaller and smaller thing. With help of the chart, I will teach you a lot of things. First of all, coming back of a light rays to the same medium when they fall on surface, what kind of processes take place? सिंपली वी कैन से दैट, जैसा कि आप जानते हो कि लाइट रेज जब आती हैं, है ना, सन से, तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टकराती हैं। जब उस ऑब्जेक्ट से वो टकराएंगी, उसके बाद वो लाइट बीम्स हमारी आँखों पर पड़ती हैं। हमारी आँखों के अंदर रेटिना होता है, एक प्रकार का पर्दा, वहाँ पर इमेज तो उल्टी बनती है लेकिन हमें सीधी दिखाई देती है। अंडरस्टैंड? तो ये आपका प्रोसीजर रहता है। तो इस फेनामिना को, इस ग्रेट फेनामिना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर ये रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ब्यूटीफुल वर्ल्ड आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। आप ब्यूटीफुल वर्ल्ड से बहुत अनअवेयर रहते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं, आपको मैं कह सकता हूँ कि रिफ्लेक्शन इज़ वेरी फैंटास्टिक। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन जब आपने कर लिया तो उसके बाद हम रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए एक चीज़ समझो। मान लीजिए हमारे पास एक मिरर है, तो मिरर के पीछे आपने सिल्वर की पॉलिश कर दी, इस तरीके से मिरर बना लिया, ठीक है। इस मिरर के ऊपर जब कोई 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन बनाई जाती है, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल एन, नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एंगल से इस मिरर पर कोई लाइट रेज आ रही है, उसे हम इंसिडेंट लाइट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट लाइट रे। तो ये आपका आई बना हुआ है, और इस एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर इस लाइट रे के आने के बाद मिरर से फिर ये टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, उसे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्शन एंगल बन जाएगा, स्मॉल आर, और इस रे को रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ये आने वाली रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये आपका जो आपका इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो सारे के सारे एक ही प्लेन के अंदर हैं, सिंगल प्लेन के अंदर हैं। पहली बात तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ में क्या है? जो आपका इंसिडेंट रे है, इसका एंगल, इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर मान लीजिए ये आपका 63 डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री है, 63 डिग्री है, तो ये भी 63 डिग्री ही होगा। तो इसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए, इसी ब्रीफ में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिर मेरा मोटो केवल और केवल क्वेश्चन आंसर को समझाना है, और छोटी छोटी डेफिनेशन को मैं धीरे धीरे कंप्लीट कराता जाऊँगा। चलिए, अब ये रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन के बाद हम देखते हैं मिरर्स होते हैं, इम्पोर्टेंट, मिरर्स होते हैं। मिरर्स के लिए 2-3 चीज़ें हम देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे।
अब है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की अगर हम बात करें तो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात बता दूँ। मान लीजिए आपका ये आपका मिरर है, ठीक है, इसका सरफेस आपका यहाँ से पॉलिश कर दी, तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला पोर्शन है, ये आपका कैसा है, स्मूथ है ना। तो जब इस पर लाइट रे आएगी, है ना, ऐसी लाइट रे आई तो इससे पहले लाइन ही निकलती है रिफ्लेक्शन के बाद, तो इसे हम कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो दूसरा वाला रिफ्लेक्शन है वो आपका रफ रिफ्लेक्शन होता है, जिसमें मान लीजिए कोई ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, जिसमें ऐसे टेढ़े मेढ़े गड्ढे हैं, उस पर लाइट गिरती है तो कभी लाइट इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है, कभी ऐसे चली जाती है, तो उसका रिफ्लेक्शन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, अब हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने देख लिया, ठीक है। तो यहीं पर एक और चीज़ देख लें, थोड़ा सा देख लें, जो चीज़ यहाँ पे दी नहीं है। जैसे आपका सिंपल मिरर होता है, तो अगर मान लीजिए आप अपना चेहरा इसके बारे इसमें देख रहे हैं, तो जो आपका राइट साइड है, राइट साइड मिरर के अंदर आपकी यही राइट साइड लेफ़्ट साइड हो जाएगी, और ये जो आपकी लेफ़्ट साइड है ना, लेफ़्ट है, ये आपकी राइट साइड हो जाएगी। इसे हम इन्वर्जन ऑफ इमेज कहते हैं। मतलब हमारा राइट है ना, हमारा राइट मिरर के अंदर लेफ़्ट हो जाता है, और हमारा लेफ़्ट मिरर के अंदर क्या हो जाता है, राइट, ठीक है। बीच में लगा हुआ है आपका मिरर। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हमने क्या किया, हमने एक कांच की गोली ली, है ना, जो स्फीयर है, उसे हमने बीच से काट दिया। समझना बात को। तो इस कांच की गोली का सेंटर है, इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक के पॉइंट को हम प्रिंसिपल कहेंगे, पोल कहेंगे। क्या बोलेंगे, पोल, ठीक है। अब यहाँ पोल का मतलब क्या है, यहाँ पोल भी दिया हुआ है, तो ये पोल का मतलब हम थोड़ा सा बता देते हैं कि पोल का मतलब क्या है। तो जैसे मान लो पोल है, मैं इसे एक्सप्लेन कराने की बात कर रहा था। तो मान लीजिए आपका ये मिरर है, ये पॉलिश कर दी मैंने, पीछे कॉनकेव मिरर बना दिया, तो यहाँ पर ये पी है ना, कॉनकेव मिरर में पी है, पोल है, ठीक है, नंबर। तो पोल है, इस पोल से लेकर के यहाँ तक की एक डिस्टेंस बनाएंगे, जैसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो पोल इज़ अ मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पोल क्या होता है, मिड पॉइंट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो हमने स्फीयर लिया था उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर अपार्ट, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस बनाएंगे, तो इसकी हाफ अगर कर दो तो ये आपका हो जाएगा फोकस। क्या हो जाएगा, फोकस। अब हमने क्या किया, इसी गोली का पिछला वाला हिस्सा हमने पॉलिश कर दी और हमने बना लिया कॉनकेव मिरर। अब हम कॉनकेव मिरर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। अब जब हम कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं तो 2 पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिए, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके साथ साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी समझ लो। सेंटर ऑफ कर्वेचर में सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर है, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेंटर इस पी से, है ना, यहाँ से होता हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम सेंटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस भी आपको समझा दिया, तो बार बार बनाने से अच्छा है, ये आपका मैंने एक बार बना दिया कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पॉलिश कर दी, तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका पी हो गया, ये आपका एफ हो गया फोकस,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहेंगे। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आप बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपके टेक्निकल टर्म थे। इन टेक्निकल टर्म के बाद अब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की। अगर हम किसी भी स्फीयर के बाहरी हिस्से पर, है ना, पॉलिश कर दें, ठीक है, तो जो आपका मिरर बनता है वो आपका कॉनकेव मिरर बनता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, मतलब अंदर के पार्ट पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। लाइट रेज आई, ऐसे गुजर गई, ठीक है। पॉलिशिंग इज़ डन ऑन आउटर सरफेस, बाहर के सरफेस पर पॉलिशिंग हो रही है। क्या हो रही है? पॉलिशिंग, ठीक है। तो इससे हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। आज के बाद भूलना मत कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। देखो, एक बार में अगर हम कोई चीज़ याद कर लेते हैं तो हम इंटेलिजेंट हो जाते हैं, और एक बार में कोई चीज़ नहीं याद करते तो हम डफर हो जाते हैं। तो हमें डफर की श्रेणी में नहीं आना है, इंटेलिजेंट बनना है और अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपना करियर बनाना है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के बारे में और भी कॉन्सिक्वेंसेस हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इनके यूज़ देख लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू फोकस लाइट ऑन अ पेशेंट टीथ, मतलब जब कोई भी किसी के दांत में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो हमें लगता है कि वो अपने ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, टाइम पास नहीं कर रहा, वो एग्जामिनेशन या ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें इसी कॉनकेव मिरर को शेविंग मिरर के लिए के रूप में भी यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, ये वाला पोर्शन था तो अंदर आपने पॉलिश कर दी। अब बात को समझना, जब हमने फोकस की बात करी तो कॉनकेव मिरर में रियल फोकस होता है। कैसा होता है? रियल, ठीक है। कॉनकेव मिरर में रियल फोकस होता है, याद रखना। और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें अंदर की ओर पॉलिश कर रखी है, अब इसका फोकस तो यहाँ पर है ना, ठीक है। अब हम प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी लाइन बना लेते हैं। अब इसका जो फोकस हम मानेंगे, मतलब क्योंकि लाइट रेज तो यहाँ पे आ रही हैं, ऐसी आ रही हैं, है ना, इस पर आ रही हैं, ये फोकस यहाँ पर मिलेंगी, मतलब मिलती हुई प्रतीत होंगी। मैं डॉट डॉट बनाता हूँ, मिलती हुई प्रतीत होंगी, मतलब मिल रही हैं, तो ऐसी डॉट डॉट करके मिल रही हैं। तो इसका जो अब इस मतलब इसके लिए होगा तो वो कैसा होगा? वर्चुअल फोकस। एक रियल फोकस होता है, एक वर्चुअल फोकस होता है। तो यहाँ पे वर्चुअल फोकस होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में अंदर की ओर पॉलिश कर देते हैं बच्चों, अंदर की ओर पॉलिश कर दिया। अब रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये है, बल्ज पार्ट है, इसे हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, और पॉलिशिंग इज़ डन ऑन द इनर सरफेस, ठीक है। अंदर के सरफेस पे आपने पॉलिशिंग कर रखी है, बाहर के सरफेस पर आपकी रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसके यूजेज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, मतलब जब आप मोटर बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, है ना, तो पीछे के लंबे और दूरी वाले व्हीकल को पास में देखने के लिए इस मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का यूटिलाइजेशन किया जाता है। फिर यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प। स्ट्रीट लैम्प मतलब गली में, गली कोने में, नुक्कड़ पर, रोड पर जो आपके लैंप्स लगे रहते हैं, वो इसी टाइप के लैंप्स होते हैं जिससे ज़्यादा जगह पर उसका फोकस जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, अब हम बहुत इम्पोर्टेंट बात करेंगे। इम्पोर्टेंट बात ये है, देखिए ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये मिरर या इमेज फॉर्मेशन की टेबल है। यहाँ पर मैं केवल समझाऊंगा, डायग्राम बना करके कोशिश करूँगा, बनाने की कोशिश करूँगा और समझाऊंगा भी। फिर मैं आपको इसके डायग्राम से भी समझाऊंगा, डबल बताऊंगा, क्योंकि एक चीज़ को अगर आप 2 बार अच्छे से समझ लें तो मुझे लगता है कि वो दिमाग से नहीं निकलने वाली है। तो इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये आपका कॉनकेव मिरर है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दिया, मतलब हमें नहीं मालूम कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आएंगी तो ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल होंगी, ठीक है, पैरेलल होंगी। अच्छा, अब
जैसे ही पैरेलल होंगी और रिफ्लेक्शन करेंगी तो ये पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरेंगी, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस। मतलब ये हुआ, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो उसकी इमेज कॉनकेव मिरर के द्वारा फोकस पर बनेगी। अब वो कैसी होगी आप देख रहे हो, पॉइंट की साइज जैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कॉनकेव मिरर के लेफ़्ट साइड में बनने वाली 5 इमेज कैसी होती हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होती हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये रियल इमेज का क्या चक्कर है, इसे समझाते हैं। रियल इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम रियल इमेज को पर्दे पे प्राप्त कर लेंगे। अब हम दूसरी इमेज के बारे में बात करते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड ऑफ सी है, अब ये बियॉन्ड ऑफ सी कहाँ है? ये आपका पी हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सी हो गया, है ना, और सी के यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। जब ऑब्जेक्ट रखा तो एक लाइट रेज यहाँ पर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी, गुजर जाने दो, ठीक है, और एक लाइट रे जाएगी इधर से, तो ये जब आपकी इमेज बन गई। मतलब ये हुआ, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड सी रखोगे तो इमेज बनेगी बिटवीन सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड फोकस के बीच में। बात समझ में आ गई? इमेज कैसी होगी? और रियल होगी, ठीक है, और इन्वर्टेड होगी, और डिमिनिश्ड भी होगी, छोटी होगी। अब ये टेबल समझ में आ रही है? इस टेबल को 10-20 बार बिना देखे हुए बनाओ, अपने दोस्तों को बताओ, गरीब या कम पढ़ा लिखा बच्चा है, उससे आपको एक्सपर्टनेस आएगी और आपका दोस्त आपको धन्यवाद देगा। धन्यवाद। चलिए, अगर हमने क्या किया, इसी कॉनकेव मिरर के सामने जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका यहाँ है, फोकस यहाँ पर है, ठीक है, फोकस यहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, तो उसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन तो यहाँ पर गुजरने वाली है और एक लाइन आपकी यहाँ पर गुजर के आप ऐसे लाइन पैरेलल होने वाली है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट ओ रखा होगा तो उसकी इमेज आई उसी साइज की इन्वर्टेड रियल बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये 3 टाइप की इमेज हो गई। अब हम बात करते हैं 4th टाइप की इमेज। 4th टाइप की इमेज में है क्या, आप इन्हें प्रैक्टिस भी करें, अभी वीडियो देख रही हैं या साथ साथ बनाते जाए, पॉज करके प्रैक्टिस करें। अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो एक लाइन तो आपकी पैरेलल जाती है हमेशा, समझ में आ रही, और वो आपकी फोकस से गुजर जाती है। एक लाइन यहाँ से गुजरेगी और ये आके जाके मिल जाएगी। तो ये आपकी इमेज कहाँ पर बन रही है? बियॉन्ड ऑफ सी। कैसी होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और एन लार्ज होगी, ठीक है। कैसी होगी? एन लार्ज। अब बात करते हैं 5th टाइप की इमेज की। हमने क्या किया, फोकस पर ऑब्जेक्ट रख दिया। कहाँ पर रख दिया? फोकस पर। तो एक लाइट रेज ऐसी ही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, एक लाइट ये अपना, तो ये कहीं दोनों लाइट रेज मिलेंगी नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट पर तो इमेज बनेगी, है ना। कैसी होगी? हाईली एनलार्ज, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हमने बिटवीन पी एंड एफ रख दिया पी एंड बिटवीन ऑब्जेक्ट, ये 6 टाइप की इमेज है। 6 टाइप के अलावा और कोई टाइप की इमेज नहीं बनती हैं, ठीक है। मुझे लगता है इसमें छोटा सा, मतलब जब मिरर बनाएं तो ऐसे बनाएं, थोड़ा ऐसे बनाएं, ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ठीक है। ये हमने मिरर बना दिया, ये प्रिंसिपल हमने एक्सिस बना दी, फोकस इसका यहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया, एक लाइट यहाँ पे रेज जाएगी, यहाँ से गुजरेगी, एक लाइट ये यहाँ से जाएगी, यहाँ पे गुजरेगी, और ये वहाँ पर जाके मिल जाएंगी। तो ये ऐसी इमेज बनेगी। ये इमेज कैसी दिख रही है? इरेक्ट, ERECT। कैसी है? इरेक्ट, ठीक है। और कैसी है? वर्चुअल है, ठीक है। और जितना ऑब्जेक्ट था उससे बड़ी है, एन लार्ज है। तो ये मैंने आपको 6 टाइप की इमेज फॉर्मेशन बता दी, किसके द्वारा?
कॉनकेव मिरर के द्वारा। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा केवल और केवल 2 टाइप की ही इमेज बनती है। चलिए अब हम अंदर की ओर पॉलिश करेंगे। इसका फोकस आपका वर्चुअल है। इमेज मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो बहुत दूर है तो वो डॉट डॉट करके हम जहाँ पर मिलाएंगे उसे हम कहेंगे फोकस। तो इनफाइनाइट्स पर अगर ऑब्जेक्ट रख दो तो फोकस पे आके मिलेगा। तो एट इन्फिनिटी इमेज कहाँ बनेगी? एट फोकस बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है। और हाईली डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट। अब हमने इमेज ऑब्जेक्ट को बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल रखा तो हम पहले से मिरर बना लेते हैं। सुंदर बनाते हैं मिरर को। अभी सुंदर नहीं बनना, अब थोड़ा शायद सुंदर बन सकता है, बन नहीं पा रहा है ढंग से। हाँ, तो मिरर हमने बना लिया। इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो इसका मान लो ठीक है, इसे मान लो आपका यहाँ पर रख दिया है, यहाँ से तो बहुत छोटी बनेगी ऐसी, ऐसी यहाँ पे जाके बनेगी, ठीक है। कैसी होगी? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये हमने सीख लिया इमेज फॉर्मेशन। अब बहुत इम्पोर्टेंट बात करते हैं। तो अभी हम मिरर की बात कर रहे थे तो हम मिरर फार्मूला पढ़ लेते हैं और उसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे दे रखी है, लेंस फार्मूला। लेंस तो जानते हो उस टाइप का लेंस होता है, ये आपका कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। और ये आपका होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए मिरर फार्मूला आपका ये है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/f, ठीक है। इसकी हेल्प से हम डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, उससे v कहते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ठीक है, उसे u। फोकल लेंथ इसे हम f बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ को क्या बोलते हैं? f, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या देखते हैं? फेनोमेना ऑफ लाइट है। तो देखो, रिफ्लेक्शन तो मैंने आपको समझा ही दिया है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अच्छा हाँ, रिफ्रैक्शन मान लीजिए पानी भर लो, है ना, और इसमें ऊपर से एक कोई सिक्का डाल दो, जैसे यहाँ से आप आंख लगा के देखोगे तो ये ऊपर की ओर दिखाई देगा। तो अब जो पोर्शन बेटा स्टार्ट हुआ है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ है। उसमें जब एक लाइट रेज किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ट्रांसमिट मीडियम में जाती है तो वो ट्रांसफ़र हो जाती है ना, तो वहाँ पर होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक बात बच्चों हम आपको बता दें कि रिफ्रैक्शन का जो पोर्शन है हम बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये लेंस का पोर्शन तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन का। केवल रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन को हम पहले बताएंगे वीडियो में। एक दूसरा मैं वीडियो बताऊंगा, सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो, उसमें बताएंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। 2 अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, इसे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पहले तो हमने पढ़ ही लिया है तो इसे हम देख लेते हैं। देखो, जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है वो इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू कंसीडर ओनली 2 रेज फॉर द शेक ऑफ क्लैरिटी। रे डायग्राम के लिए 2 लाइनें काफ़ी है। वैसे बीम ऑफ जो आपकी लाइट होती है उसमें हज़ारों करोड़ों टाइप की छोटे छोटे लाइट की रेज होती हैं। अच्छा, a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through a principal focus। ये एक फिक्स है और यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। अच्छा, कॉनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज। अच्छा, एक बात और है, जो आपका कॉनकेव मिरर है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, दोनों से अलग अलग केस बन रहे हैं। तो अ रे पास थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर
or a ray which is directed toward the principal focus of the convex mirror after reflection will emerge parallel line into principal axis। ठीक है, इसके बाद है रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द direction of center of curvature of convex mirror after reflection is reflected back along the same path। चलिए, a ray incident obliquely है ना to the principal axis toward the point P on the concave mirror और convex mirror is reflected obliquely same angle। अरे इनके कहने का मतलब इस देखो हर सेंटेंस का मतलब समझो। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रे ऐसी आई ऐसे गुजर जाएगी, बस बताऊँ ये एंगल आई और आर बराबर होगा, यही कहना चाह रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। जितनी भी इमेज मैंने आपको समझाई हैं उन इमेज को एक बार आप देख लो, बस समझाता भी जा रहा हूँ। तो मान लीजिए पहली वाली रे जहाँ पर इनफाइनाइट लाइट रे आ रही हैं और ये आपकी इनफाइनाइट से आ रही हैं और ये कहाँ पर गुजर रही हैं जाके फोकस पर। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, प्रिंसिपल फोकस ये है। चाहिए फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड ऑफ सी रखोगे तो एक लाइट रे तो पहले आती है, फोकस से गुजरती है, एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और इसी वापस लौट आती है। तो अगर बियॉन्ड ऑफ सी ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। टेबल में मैंने पूरा समझा दिया इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से कर रहा हूँ। चलिए, अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो पैरेलल होकर के फोकस से गुजरेगी और एक सेंटर फोकस से गुजर के पैरेलल हो जाएगी, तो ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं ऐसा ऑब्जेक्ट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, छोटा है साइज में, ठीक है, और इससे बनेगी तो बड़ी इमेज बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। चलिए, दो टाइप की और इमेज बची, उन्हें समझा देते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इनफाइनाइट पे जाके रेज चली जाएंगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और आपकी बहुत लार्ज साइज की होगी। ठीक है, अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में तो उसकी इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ठीक है, ये आपके इमेज का फॉर्मेशन था। अब हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ द किसका है, कॉन्वेक्स मिरर का है। किसका है, कॉन्वेक्स मिरर का। तो ये इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में क्या हुआ, जब इनफाइनाइट से कोई रेज आएंगी, ऑब्जेक्ट रखा होगा तो प्रिंसिपल फोकस पर फोकस पर जाकर के मिल जाएंगी तो फोकस पर डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेज बन जाएगी। ठीक है, अगर यही ऑब्जेक्ट बियॉन्ड ऑफ सी रखा हुआ है, ठीक है, तो वो एक रेज ऐसी जाएगी, ये इधर चली जाएगी, है ना, एक रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इस तरीके से मैंने जो बनाया वो ऐसे बनाएंगे, ऐसे डॉट डॉट करके, तो यहाँ पर जो इमेज बन रही वो भी डिमिनिश्ड ही है। ठीक है, ये आपकी इमेज थी किसके लिए, मिरर के लिए। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो केवल और केवल देखो ये सब मैंने फ़ोटो ले लिए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, इसमें हो सकता है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों टाइप की, है ना, क्वेश्चंस हों, लेकिन आपको आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, है ना, द मिरर मे बी। मतलब ऐसा है, एक बात बता रहे हैं, वो सेंटेंस में ये कह रहा है कि ऐसा मिरर जिसके सामने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो उसकी इमेज हमेशा कैसी बनेगी, इरेक्ट। ये ज़रूरी नहीं है वो इमेज छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है, तो उसके लिए मैं अभी समझा चुका हूँ क्या होगा, केवल कॉन्वेक्स मिरर का केस हो सकता है। जो दो केस मैंने अभी बताए थे वही होगा, तो आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव में तो वही एक ही टाइप की बनती है और 5 टाइप की बनती है, रियल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। वो ये कह रहे हैं, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन
एयर फॉल्स ऑब्लिकली ऑन द सरफेस ऑफ अ काम पॉन्ड इट विल बी, मतलब पहले ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। गो इनटू द वाटर विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ। गो विदाउट वाटर, विदाउट ऐसा नहीं है, जब लाइट रे वाटर में जाती हैं तो डेविएट हो जाएं। डेविएट का मतलब अपना पाथ ऐसा होना चाहिए था, वो ऐसी हो जाती हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। चलो, डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब कैसे, ऐसे कैसे नॉर्मल से डेविएट हो जाएंगे? डेविएट टुवर्ड द नॉर्मल, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर फॉल ऑब्लिकली ऑन द सरफेस ऑफ द काम पॉन्ड। मान लो ऐसे ही पॉन्ड है, तो पॉन्ड के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो एक प्रकार का लेंस की तरह काम कर रहा है ना, एक प्रकार की लेंस की। जैसे लाइट रेज आई तो वो ऐसी मुड़ जाती है, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो कहाँ पर मुड़ जाती हैं? इस नॉर्मल की टुवर्ड, नॉर्मल के पास में, ठीक है। जैसे मैंने समझाया उस चीज़ को वैसे ही समझो। जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ोगे, है ना, तो वहाँ पर एक कांच का स्लेब लेंगे, है ना, जिस पर ऐसे करके हम डायग्राम बनाएंगे। तो नॉर्मल की ओर था, और जब यहाँ से गुजरेगी लाइट, नीचे वाले हिस्से से गुजरेगी, है ना, ऐसे, तो वो ये नॉर्मल से दूर हो जाती है, अवे फ्रॉम। तो ये बात समझ में आ गई। आंसर क्यों सही है बता दिया मैंने, समझा दिया। चलिए, ये आपका कैलकुलेशन वाला है। 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। तो जो आपका पी होता है वो होता है 1/f। इस बात को रट लो, ठीक है। पी क्या होता है? 1/f, ठीक है। तो मान लीजिए आपका 25 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर। ये 25 है, 25 से जब आप 20, है ना, 25 से जब आप 100 को डिवाइड करोगे तो 4 नहीं आएगा, तो 4, है ना, डी आ जाएगा। ये आपका इसका पावर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस करवा रहा हूँ, एमसीक्यू स्पेशल भी करवा रहा हूँ, ठीक है। एमसीक्यू स्पेशल है ये वीडियो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। इफ़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ अ लेंस हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी इमेज होगी वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। इसका मतलब जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, तो मैग्नीट्यूड हमेशा इस केस में पॉजिटिव रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी तो मैं आपको समझा के गया हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस कितनी हो गई? फोकस से डबल, तो एक ये लेंथ, एक ये लेंथ, तो ग्रेटर देन 2f नहीं होगी, है ना। इक्वल टू 2f, तो ये इक्वल टू 2f बराबर होगा, क्योंकि f इक्वल होता है ना, c/2, ठीक है, इतना होता है। तो फिर वही c इक्वल क्या हो जाएगा? 2 × f। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर कंसंट्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, तो ये देखते हैं, ये थोड़ी सी बद्धा सा हो गया है, देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 15, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इज। अब देखो, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये +3। कहाँ आएगा? +3 फ्रॉम द पोल। मतलब इमेज तो आपकी यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे होगी? 10 सेंटीमीटर, वो भी कैसे होगी? +3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, इफ़ मैग्नीफिकेशन ऑफ अ लेंस हैज नेगेटिव। अगर मैग्नीफिकेशन आपका नेगेटिव आ गया, है ना, तो समझो इमेज होगी रियल और इन्वर्टेड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8।
बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू अ होल A and B emerge of the box through the B, C and D respectively shown in figure. तो फिगर में कुछ दिखाया गया वो देखते हैं। तो आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, कौन सा वाला बॉक्स के अंदर होगा, है ना। तो ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब होगा, बस और कुछ नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट 9। तो उसमें ये दिखाया गया है कि F इक्वल होता है ना। F इक्वल क्या है? F इक्वल है ना R/2। ये तो मैं अभी बता चुका हूँ। एक ही चीज़ को कई बार मैं समझो, केवल आंसर देखो बस, है ना। वो आंसर ढूंढने की कोशिश करो, है ना। बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर के लिए होता है फोकल लेंथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फोकल लेंथ जो हमने कर रखी है वो केवल कॉनकेव के लिए या कॉन्वेक्स के लिए, दोनों के लिए होती है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? द इमेज ऑफ द डिस्टेंस, थोड़ा सा बनता है, सही से नहीं आया है। और तो द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन बाय द यूजिंग a concave mirror. The focal length of the mirror can be determined by the measuring the distance between, ठीक है। मतलब अब जब ये क्वेश्चन हमने पढ़ा तभी हमारे दिमाग में आया कि ये जो आपका होगा थर्ड आंसर वो होगा सही। थर्ड में क्या है? द मिरर एंड द स्क्रीन के बीच में होना चाहिए, ठीक है, मिरर और स्क्रीन के बीच में। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? फिगर दिया गया है। द रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए इज। तो ये आपका होगा √3/√2 ही होगा, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, सही। और कोई ऑप्शन सही नहीं है तो यहाँ पर होगा आपका ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब ये साफ पेज आ गया, वही पेज आपका गंदा था। क्वेश्चन नंबर 12 में जब हम देखते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अ लाइट रे एंटर फ्रॉम अ मीडियम ए टू बी एज शॉन इन फिगर। ए से बी में जा रहा है और रिफ्रैक्टिव मीडियम बी रिलेटिव टू ए विल बी, कैसा होगा? हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है ए का, तो ये होगा ग्रेटर देन यूनिटी। कैसा होगा? ग्रेटर देन यूनिटी से ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन अ व्हीकल इज, मतलब जो व्हीकल के अंदर है ना, व्हीकल के अंदर जो मिरर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका मैग्नीफिकेशन कितना होता है? तो वो आपका 1 से कम होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है ना, तो उसे हम देख लेते हैं। डायग्राम उसमें से ये कह रहा है कि जैसे मान लो ये लाइट रे आ रही है, वैसे ये आपका लेंस का क्वेश्चन है पर फिर भी समझ लो। तो आ रही है तो वो कहाँ जाएगी? आप फोकस से ऐसी हो जाएगी, अभी समझाता हूँ। तो ये ऐसी हो जाएगी। करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? द फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बाय सीन बाय यूजिंग, है ना, ठीक है। अब कौन सा मिरर आप यूज करोगे? कौन सा? लेंस। हाँ, लेंस इमेज ऑफ द डिस्टेंस। हाँ, लेंस और मिरर नहीं, हाँ, मिरर कौन सा यूज करोगे क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर? तो कॉनकेव मिरर नहीं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करोगे, ये नहीं आंसर। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो कह रहे हैं यू आर गिविंग वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, ठीक है, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, ठीक है, और दे रखा है कैरोसिन ऑयल। इन विच ऑफ दीज मीडियम
A light ray incident obliquely at same angle would bend the bond. केवल ग्लिसरीन हो ग्लिसरीन एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है, ये आपका ग्लिसरॉल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका एल्कोहल होता है। अब हम बात करते हैं, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर, ही फाइंड्स द इमेज ऑफ हिज head bigger, portion of his body to be same size and that of the leg smaller। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, कॉनकेव, है ना, कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स। ठीक है, ये तीनों ही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल को आप आपके शेयर करना है, लाइक करना है और आपका सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करें लाइक करें, ठीक है। और ऑप्शनल क्वेश्चंस देखें मेरे चैनल पर क्या हो रहा है, 9th 10th 11th 12th तक की केमिस्ट्री तो है ही, इसके साथ साथ कुछ फिजिक्स, कुछ पोर्शन जो हार्ड पोर्शन होते हैं फिजिक्स, बायोलॉजी, और आने वाले टाइम में मैथमेटिक्स की वीडियो भी आपको मिलेंगे। तो ये कंप्लीट पैकेज है 9th 10th 11th और 12th, और कुछ वीडियोस आपकी 8th क्लास की भी बनाई जाएंगी। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।